बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरगोदा बोर्ड ईयर 2024 का ग्रुप 2 कंप्यूटर का पेपर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज आईडीई? आईडीई क्या होता है? आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडीई किसकी एब्रीविएशन है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इट इज अ सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स द एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एक माहौल क्रिएट करता है फॉर द प्रोग्रामर प्रोग्रामर के लिए, टू हेल्प इन राइटिंग एंड रनिंग प्रोग्राम्स ऑन द कंप्यूटर, कि ये प्रोग्रामर की हेल्प कर सके प्रोग्राम्स को राइट करने में और उसको कंप्यूटर पर रन करने में। किसी भी सॉफ्टवेयर में हम प्रोग्राम को राइट नहीं कर सकते। लाइक हमारे पास एमएस वर्ड होता है, उसमें हम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, लेटर्स लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं या इवन के पूरी बुक राइट करते हैं, लेकिन हम उसमें प्रोग्राम्स राइट और रन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें प्रोग्राम राइट करने के लिए जिन टूल्स की जरूरत है वो एमएस वर्ड में डेवलप नहीं किए गए होते। इसलिए ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमें ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हम इजीली अपने प्रोग्राम्स को राइट या रन कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कमेंट्स टाइप। हमने क्या करना है? कमेंट्स टाइप की नेम टाइप करने हैं। हमारे पास दो तरह के कमेंट्स पाए जाते हैं प्रोग्रामिंग में। एक सिंगल लाइन कमेंट होता है जो सिर्फ एक लाइन में राइट किया जाता है, दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स बहुत बड़े कमेंट्स होते हैं, इसलिए वो एक से ज्यादा लाइंस पर कंसिस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन द पर्पस ऑफ प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन का पर्पस क्या होता है? प्रिंटफ फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रिंटफ फंक्शन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि ऑलरेडी लैंग्वेज के डेवलपमेंट ने राइट किया होता है और उसको डिफाइन किया होता है टू शो आउटपुट ऑन द स्क्रीन। और ये बिल्ट इन फंक्शन किस लिए यूज होता है? हमेशा आउटपुट को स्क्रीन पर शो करने के लिए। जो भी रिजल्ट हम चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो हो, तो उसके लिए हम बिल्ट इन फंक्शन प्रिंटफ यूज करते हैं और इसकी मदद से अपनी आउटपुट को स्क्रीन पर शो करते हैं। पार्ट 4 में क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्ट एडिटर? टेस्ट एडिटर का क्या काम होता है? टेस्ट एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर। टेस्ट एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है दैट हेल्प्स प्रोग्रामर टू राइट एंड एडिट प्रोग्राम, जो कि हेल्प करता है प्रोग्रामर की कि वो प्रोग्राम्स को राइट कर सकें या फिर ऑलरेडी रिटन टेस्ट को एडिट कर सकें। ऑल आईडीईज हैव देयर ओन टेस्ट एडिटर। जो भी आईडीईज हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, उन सब में ऑलरेडी टेस्ट एडिटर मौजूद होते हैं। पार्ट 5 है हमारे पास, डिफाइन फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिफाइन करें। फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज्ड टू स्पेसिफाई फॉर्मेट ऑफ डाटा टाइप। फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया जाता है कि हम अपनी डाटा टाइप की फॉर्मेट को बता सके, स्पेसिफाई कर सके ड्यूरिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। कब? जब हम इनपुट और आउटपुट लेना चाहते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज ऑलवेज प्रीसीडेड बाय अ परसेंटेज साइन। और जब भी आपने किसी फॉर्मेट स्पेसिफायर को राइट करना है तो हम उससे पहले हमेशा एक परसेंटेज का साइन यूज करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में यूज होगा, लाइक प्रिंटफ और स्कैनफ में। और वो इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम बता सकें कि जो हम वैल्यू इनपुट लेने वाले हैं या आउटपुट करवाना चाहते हैं वो किस डाटा टाइप की है। पार्ट 6 है, फाइंड द एरर फ्रॉम फॉलोइंग कोड। गिवन कोड में से हमने एरर को फाइंड आउट करना है। अब हमारा कोड क्या है? हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टूडियो डॉट एच। आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब हमें पता है कि स्टार्टिंग में तो हमने हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है, लेकिन हेडर फाइल के बाद हमारे प्रोग्राम का मेन पार्ट स्टार्ट होता है जो कि है मेन फंक्शन। एक लाइन के कोड में हमारा मेन फंक्शन भी क्लियर नहीं हुआ और हर एक प्रोग्राम में मेन फंक्शन मस्ट होना चाहिए। तो इसका एरर क्या होगा? तो हम सिंपली बता देंगे द अबव कोड डज नॉट हैज अ मेन फंक्शन, कि जो गिवन कोड है हमें उसमें हमारा मेन फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, आइडेंटिफाई एरर्स इन द फॉलोइंग कोड। हमने क्या करना है? गिवन कोड में एरर्स को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट लाइन है कोड की, इंट एज इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पर क्या है? एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है और साथ ही उसकी वैल्यू असाइन हुई है, इनिशियलाइजेशन हुई है, लेकिन एंड में सेमी कॉलन जो है हमारा मिसिंग है। उसके बाद इफ स्टेटमेंट है, इफ एज ग्रेटर देन 65, और इसके लास्ट में सेमी कॉलन यूज हुआ है, जबकि हमारे पास इफ स्टेटमेंट में या फॉर लूप की स्टेटमेंट में कहीं पर भी सेमी कॉलन यूज नहीं होता, तो ये सेमी कॉलन अननेसेसरी है। लास्ट में है प्रिंट एफ ओल्ड सिटीजन। आउटपुट स्टेटमेंट गिवन है ओल्ड सिटीजन शो करवाने के लिए, इसमें हमारे पास कोई मिस्टेक नहीं है, कोई एरर नहीं है। तो अब हम आंसर में अपने एरर्स को राइट करेंगे। फर्स्ट हमारा एरर क्या है? सेमी कॉलन इज नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। सेकेंड एरर है, सेमी कॉलन is used at the end of if statement।
ये हमारे दोनों एरर्स आ गए हैं कि हमने फर्स्ट क्या है सेमीकोलन यूज करना था वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के वक्त। सेकंड, इफ स्टेटमेंट के बाद हमारे सेमीकोलन की हमें कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर यूज हुआ तो ये एरर है। उसके बाद पार्ट 2 है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। हमें एक कोड गिवन है और उसकी आउटपुट हमसे पूछी गई है। तो फर्स्ट है हमारे पास इंट a इज इक्वल टू 40। क्या होगा, हमारी मेमोरी में एक ब्लॉक बनेगा a नाम से जिसमें वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी 40। इफ स्टेटमेंट है इफ a प्लस 30 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 260। अगर हमारे पास एक उसके बाद इफ में हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसमें हमारे लेफ्ट साइड पर जो एक्सप्रेशन है हम उसको सोल्व करेंगे। पहले a प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब हम इसको पहले a में वैल्यू क्या है हमारे 40, हम 40 लिखेंगे a की जगह प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 4। अब हमें पता है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद प्लस करेंगे। तो 40 एज इट आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास हो जाएगा 120। 120 प्लस 140 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 160। जबकि इफ स्टेटमेंट में हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है 260। तो अब ये जो है 160 हमें पता है नॉट इक्वल है 260 के, पूरे 100 नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है। तो उन्होंने कहा है कि अगर इफ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 260 के इक्वल है तो क्या करे, प्रिंट कर दे यस। वरना अगर हमारा ये इफ फॉल्स हो जाता है तो प्रिंट कर दे नो। अब हमारा इफ क्या है 260 के इक्वल नहीं है, हमारा इफ क्या हो गया फॉल्स। और जब इफ फॉल्स हो जाता है तो एल्स वाली स्टेटमेंट रन होती है। तो स्क्रीन पर क्या आउटपुट शो होगी हमें नो। हम लिखेंगे आउटपुट, आउटपुट क्या शो होगी हमारी स्क्रीन पे नो। ये हमारी आउटपुट होगी नो। पार्ट 3 है डिफाइन कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट को डिफाइन करें। अ सेट ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस का सेट रिटन विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, जिसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, इस कॉल्ड अ ब्लॉक, उसे हम ब्लॉक कहेंगे। और कंपाउंड स्टेटमेंट या फिर कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट में हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। मल्टीपल मीन्स एक से कहीं ज्यादा। इसके बाद पार्ट 4 है राइट द सेंटेंस ऑफ एरे डिक्लेरेशन। एरे डिक्लेरेशन का सेंटेंस क्या है, मतलब उसको राइट करने का क्या तरीका है। एरे डिक्लेरेशन में हम एरे का नेम और उस एरे की डाटा टाइप को मेंशन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इट्स सेंटेंस इज एज फॉलो, उसका और फिर उसका सेंटेंस राइट किया हुआ है कि फर्स्ट डाटा टाइप, फिर एरे नेम, और देन हम सुपर ब्रैकेट में उस एरे का साइज मेंशन करते हैं। डाटा टाइप एरे की, फिर उसके बाद एरे का नेम, और फिर सुपर ब्रैकेट्स में एरे का साइज। और ये साइज जो है ये हम नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे, लाइक 5 7 8 9। पार्ट 5 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिक्वेंशियल एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। हमारे पास सिक्वेंशियल और कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स रन वन आफ्टर एन अदर इन ऑर्डर लाइक स्टेप्स इन अ रेसिपी। जो सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स होती है वो हमारे पास एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती है। पहले एक स्टेटमेंट रन होगी, उसके बाद नेक्स्ट लाइन हमारे पास एग्जीक्यूट होगी, और इसी तरह वो ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते होते हमारी तमाम लाइंस या लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होंगी। जबकि कंडीशनल स्टेटमेंट चूज करती है विच स्टेप टू रन बेस्ड ऑन अ ट्रू फॉल्स डिसीजन। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारा कंपाइलर डिसाइड करता है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो उसको कौन सा स्टेप रन करना है, और अगर एक स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है, तो उसे फॉल्स होने पर कौन सा स्टेप रन करना है। इस तरह कंडीशनल स्टेटमेंट में ट्रू और फॉल्स की बेस पर डिसीजन लिया जाता है कि हमने कौन सी स्टेटमेंट को रन करना है और किसको स्किप करना है। जबकि सिक्वेंशियल स्टेटमेंट में तमाम स्टेटमेंट्स रन होती हैं, लेकिन वो एक ऑर्डर में होती हैं। पहले एक स्टेटमेंट रन होगी, उसके बाद कंपाइलर नेक्स्ट स्टेटमेंट को रन करेगा, और उसके बाद नेक्स्ट। पार्ट 6 है डिक्लेयर एन एरे ऑफ फ्लोट एंड इनिशियलाइज इट विद द हाइट्स ऑफ 5%। हमने एक एरे को इनिशियलाइज करना है और फिर उसमें हाइट्स, हमने एक एरे को इनिशियलाइज करना है। एरे की डाटा टाइप उन्होंने बताई है कि हमने फ्लोट टाइप का एरे इनिशियलाइज करना है, और उसमें क्या सी वैल्यू स्टोर करनी है हाइट्स ऑफ 5%। तो इसमें एरे का साइज भी मेंशन हो गया 5, और एरे को कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, हाइट की वैल्यू से असाइन करनी है। तो ऊपर भी हमने एरे का सेंटेंस पढ़ा था कि एरे को डिक्लेयर करते वक्त हम सबसे पहले उसकी डाटा टाइप मेंशन करते हैं। क्वेश्चन में हमें डाटा टाइप बता दी गई थी, तो मैं फ्लोट ले रही हूँ। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा था एरे का नेम आता है, तो हमने इस एरे में हाइट स्टोर करवानी है, तो मैं इस एरे का नाम हाइट ले रही हूँ। आप अपने पास से कुछ भी नेम इसको मेंशन कर सकते हैं, आप हाइट की जगह खाली एच भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने इस एरे का साइज मेंशन किया 5, क्योंकि मैंने 5% की हाइट को स्टोर करना है, तो मैंने एरे साइज में 5 मेंशन कर दिया। इक्वल साइन लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट्स में हम अपनी एरे की वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं। फर्स्ट पर्सन की हाइट मैंने 5.6 दे दिया, नेक्स्ट की 5.8, थर्ड की 5.5, और फोर्थ की 6.0, और लास्ट फिफ्थ पर्सन की हाइट 5.7। आप अपनी मर्जी से इसमें हाइट की वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने फ्लोट वैल्यूज ही मेंशन करनी है हाइट के लिए, क्योंकि हाइट हमेशा हमारी फ्लोट वैल्यू होती है, इसलिए हमने इसकी डाटा टाइप भी फ्लोट टाइप की। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास पार्ट 1 ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप का फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है कि हमारे पास फॉर लूप कैसे वर्क करता है। सबसे पहले फॉर लूप स्टार्ट होगा, स्टार्ट के बाद हम उसमें एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, यानी कि कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और साथ ही उसमें कोई ना कोई वैल्यू साइन करेंगे। एक दफा वेरिएबल हमारे पास इनिशियलाइज हो जाएगा तो हम स्पेस देकर एक
कंडीशन भी लिखेंगे और कंडीशन चेक होगी कि क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। कंडीशन ट्रू होने पर हमारा कंपाइलर एक एसोसिएटेड कोड को एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा। आउट हो जाएगा तो हमारा कंपाइलर फॉर लूप में वेरिएबल इनिशियलाइज किया था उसमें इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा। हम साथ ही मेंशन किया होगा कि हमने फॉर लूप के एंड में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मेंशन किया होगा, तो हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाद अगेन हमारी कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन अगेन ट्रू हो जाती है तो हमारे पहले वाला एग्जीक्यूटेड कोड अगेन रन करेगा और फिर इसी तरह दोबारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा कोड के एग्जीक्यूट होने के बाद और फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी और इसी तरह जब तक हमारी कंडीशन ट्रू चलती रहेगी हमारा कोड रन होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, अगेन कंडीशन चेक होगी, अगेन कोड एग्जीक्यूट होगा, अगेन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा और फिर कंडीशन चेक होगी। हमारा फॉर लूप ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारी कोड क्या हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये जो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा ये कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होगा और अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाती है चेक होने के बाद तो हमारा कोड क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। पार्ट 2 है डिफाइन रीयूजेबिलिटी ऑफ फंक्शन। फंक्शन की रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब है? इट मींस दैट व्हेनेवर वी नीड टू यूज द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द फंक्शन, जब भी हमें किसी फंक्शन के फंक्शनैलिटी की जरूरत पड़ेगी, वी जस्ट कॉल द फंक्शन। हमें क्या करना है, हमने उस फंक्शन को जस्ट कॉल करना है। वी डू नॉट नीड टू राइट द सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। हमें वो कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट हमने एक दफा फंक्शन को यूज किया और हमारे प्रोग्राम में आगे जाकर हमें उसी फंक्शन की दोबारा जरूरत पड़ी तो हम उस फंक्शन को बार बार राइट नहीं करेंगे, बल्कि हम जस्ट उसको एक कॉल करेंगे और वो फंक्शन अगेन कॉल होकर हमें सेम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देगा। पार्ट 3 है इसी का, व्हाट इज कॉलिंग अ फंक्शन। एक फंक्शन को कॉल करने का क्या मतलब है? कॉलिंग अ फंक्शन मींस टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू द पार्टिकुलर फंक्शन। एक फंक्शन को कॉल करने का मतलब ये है कि जब हमारा एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है और हम किसी फंक्शन को कॉल कर देते हैं तो एग्जीक्यूशन का कंट्रोल हमारे उस फंक्शन पर ट्रांसफर हो जाता है और जो हमने लाइंस ऑफ स्टेटमेंट या कोड लिखा होता है अपने उस फंक्शन के अंदर तो वो वाली लाइंस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है उस पर्टिकुलर फंक्शन की जिस फंक्शन को हमने कॉल किया है। हर एक फंक्शन की अपनी स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड होती है, तो जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारी एग्जीक्यूशन का कंट्रोल उस फंक्शन के पास चला जाएगा, चाहे वो फंक्शन हमने अपने कोड के स्टार्ट में राइट किया या फिर एंड में राइट किया। लेकिन जैसे इस फंक्शन को कॉल होगी तो कंपाइलर क्या करेगा, एग्जीक्यूशन का कंट्रोल उस फंक्शन के पास लेकर जाएगा और उस फंक्शन में जो भी लाइंस ऑफ कोड हमने राइट की होंगी पहले वो एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद कंट्रोल वापस वहीं चला जाएगा जहां से फंक्शन कॉल हुआ था और उससे नेक्स्ट लाइंस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। पार्ट 4 है व्हाट यू नो अबाउट बॉडी ऑफ अ फंक्शन। आप बॉडी एक फंक्शन की बॉडी के बारे में क्या जानते हैं? बॉडी ऑफ द फंक्शन इज द सेट ऑफ स्टेटमेंट। किसी भी फंक्शन की बॉडी जो है वो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल होती है व्हिच आर एग्जीक्यूटेड इन द फंक्शन, जो कि उस फंक्शन में एग्जीक्यूट होती हैं टू फुलफिल द स्पेसिफिक टास्क, कोई खास काम को परफॉर्म करने के लिए। हमारे पास किसी भी फंक्शन की बॉडी में एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती हैं और जब वो सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो वो एक स्पेशल फंक्शन या टास्क को परफॉर्म कर लेती हैं जिसके लिए हमने वो फंक्शन बनाया होता है। लाइक अगर हम एक फंक्शन बनाते हैं टू नंबर्स को ऐड करने के लिए तो उसकी बॉडी में क्या स्टेटमेंट होगी, टू नंबर्स को ऐड करने की, तो उसकी बॉडी में एडिशन की स्टेटमेंट होगी जो कि दो नंबर्स को क्या कर रही होगी, ऐड कर रही होगी। पार्ट 5 है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लूप। लूप यूज करने के हमारे पास क्या फायदे होते हैं? लूप सेव टाइम। लूप से हमारा टाइम सेव हो जाता है। लाइक हमें एक ही लाइन स्टेटमेंट को बार बार राइट नहीं करना पड़ता, हम जस्ट उसमें लूप यूज करते हैं और रिपीटेशन से वो वर्क हो जाता है हमारा। बाय रिपीटिंग कोड इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट मल्टीपल टाइम्स, हमें बार बार अपना कोड नहीं लिखना पड़ता। दे मेक प्रोग्राम्स शॉर्टर, इससे हमारे प्रोग्राम की लेंथ भी शॉर्ट हो जाती है, इजियर टू रीड और प्रोग्राम को रीड करने में भी आसानी होती है, एंड लेस एरर प्रोन, और हमारे कोड में कम मिस्टेक होती है क्योंकि अगर हम लाइंस ऑफ कोड को रिपीट करते रहेंगे तो हो सकता है कि किसी लाइन में हमारे पास एरर आ जाए। तो इसलिए लूप्स यूज करने से हमारे पास टाइम भी बचता है, हमारा कोड शॉर्टर हो जाता है, इजियर हो जाता है रीड करने के लिए और एरर्स काफी कम हो जाते हैं। पार्ट 6 है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ कोड। हमें एक कोड गिवन है और हमने इसकी आउटपुट बतानी है। इंट एक्स वाई जी इंटू इंट एन। अब इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का नेम एक्स वाई जी है, उसकी रिटर्न टाइप इंट है, मतलब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा। और इंट एन का क्या मतलब है कि ये फंक्शन एक वैल्यू रिसीव कर रहा है जो कि किस डाटा टाइप की है, इंटीजर। ये एक फंक्शन एक्स वाई जी एक इंटीजर एन वैल्यू रिसीव कर रहा है। जब ये कॉल होगा तो ये उस वक्त एक वैल्यू रिसीव करेगा जो कि एन वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगी और जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेगा तो ये इंटीजर डाटा टाइप की एक वैल्यू को रिटर्न भी करेगा। अब ये कैसी वैल्यू को रिटर्न करेगा, एन क्रॉस एन, मतलब ये जो वैल्यू रिसीव करेगा फंक्शन यहाँ पर इंटीजर की तो ये क्या करेगा, उसी वैल्यू को उसी से मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब उस वैल्यू का स्क्वायर लेकर ये उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। इंट मेन, आगे हमारे पास मेन की बॉडी स्टार्ट हो रही है। इंट p इज इक्वल टू एक्स वाई जी 7। क्या है इसमें हमारे पास एक p नाम का वेरिएबल स्टोर हो बन रहा है मेमोरी ब्लॉक में और इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी, एक एक्स वाई जी फंक्शन को ये कॉल कर रहा है जिसमें ये वैल्यू क्या सेंड कर रहा है, 7। अब ये जो 7 वैल्यू है ये इस एक्स वाई जी के रिसीविंग वेरिएबल n में स्टोर हो जाएगी, मतलब n में क्या वैल्यू स्टोर हो रही है, 7। n में हमारे पास 7 वैल्यू स्टोर हो रही है तो ये जब वैल्यू रिटर्न करेगा तो n क्या है, 7। 7 क्रॉस 7 हमारे पास क्या हो जाएगा, 49। 49 तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा एक्स वाई जी फंक्शन, ये 7 का स्क्वायर 49
को रिटर्न करेगा जो कि डाटा टाइप का होगा इंटीजर। तो ये p में कौन सी वैल्यू को स्टोर कर देगा, xyz फंक्शन को जब ये कॉल करेगा 7 वैल्यू देकर, तो xyz जो इस वैल्यू को रिटर्न करेगा यानी कि 49 को, वो कहाँ आकर हमारे स्टोर हो जाएगी, वो स्टोर होगी हमारे वेरिएबल p में, यानी कि p में वैल्यू आ जाएगी 49। प्रिंट एफ फंक्शन यूज हुआ है आउटपुट फंक्शन, क्या एक्सप्लेन करवाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट स्पेसिफायर। परसेंटेज डी का मतलब है कि हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी और वो इंटीजर वैल्यू कहाँ से आएगी, वो p में से आएगी। p मेमोरी में एक वैल्यू स्टोर कर रहा है मेमोरी ब्लॉक में और वो वैल्यू कितनी है 49। तो ये प्रिंट एफ फंक्शन क्या करेगी, ये प्रिंट एफ फंक्शन हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे p की वैल्यू को प्रिंट कर देगी जो कि कितनी है 49। तो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या आउटपुट शो होगी 49। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। जब मैंने सरगोदा बोर्ड का 2024 का ग्रुप 1 पेपर शेयर किया था तो मैंने ये क्वेश्चन वहां पर शेयर किया। उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी तो आप उस वीडियो को देखकर इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन ऑपरेटर। ऑपरेटर को डिफाइन करें। एक्सप्लेन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। और सी लैंग्वेज में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन करें। ऑपरेटर्स की डेफिनेशन लिखेंगे। एन ऑपरेटर इन प्रोग्रामिंग इज अ सिंबल। प्रोग्रामिंग में एक ऑपरेटर क्या होता है, एक ऐसा सिंबल होता है दैट टेल्स द कंपाइलर, जो कोई कंपाइलर को बताता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेशंस ऑन वैल्यू और वेरिएबल, कि वो गिवन वैल्यूज या वेरिएबल्स पे कोई स्पेशल या स्पेसिफिक मैथमेटिकल, लॉजिकल या रिलेशनल ऑपरेशंस को परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इक्वल एंड ऑपरेटर। ये हमारे पास सिंबल्स जो हैं ये सब ऑपरेटर्स कहलाएंगे, क्योंकि जब भी हम इन ऑपरेटर्स को यूज करेंगे तो कोई ना कोई मैथमेटिकल, रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा। जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। देयर आर 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और हमारे पास 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट ऑपरेटर है डिवीजन। डिवीजन ऑपरेटर डिवाइड्स द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड बाय द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। जब भी डिवीजन ऑपरेटर, हमारे पास ये सिंबल है डिवीजन ऑपरेटर का, जब भी ये यूज होगा तो ये क्या करेगा, ये लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड को या लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को डिवाइड कर देगा बाय द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड की वैल्यू से। डिवीजन ऑपरेटर की हमारे पास एग्जांपल है, फ्लोट रिजल्ट इज इक्वल टू 15.0 डिवाइडेड बाय 13.0। मतलब हमने रिजल्ट फाइंड आउट करना है तो हम उसके लिए 15.0 को डिवाइड करेंगे 3.0 को। अब ये डिवाइड का ऑपरेटर क्या करेगा, 15.0 को यानी कि लेफ्ट वैल्यू को डिवाइड कर देगा राइट वैल्यू से 3.0 से। तो हमारे पास जो रिजल्ट वेरिएबल है इसमें क्या वैल्यू स्टोर होगी, इसमें वैल्यू स्टोर होगी 5.0। हमारे पास ऑपरेटर है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर is a binary operator which performs the product of two numbers। हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है उसका सिंबल ये है स्टेरिक, और ये एक बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर जो कि टू वैल्यूज पर, जो कि टू ऑपरेंड्स के साथ वर्क करते हैं। और मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी है कि हमारे पास टू नंबर्स हों तभी हम उन टू नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, इसलिए ये एक बाइनरी ऑपरेटर है क्योंकि ये टू नंबर्स का प्रोडक्ट निकालता है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेरिएबल है मल्टीप्लाई, इंट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या करेगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 25। तो मल्टीप्लाई वेरिएबल में 25 वैल्यू जाकर स्टोर हो जाएगा। ऑपरेटर है हमारे पास एडिशन। एडिशन ऑपरेटर कैलकुलेट्स द सम ऑफ टू ऑपरेंड्स। एडिशन ऑपरेटर क्या करेगा, टू ऑपरेंड्स की वैल्यू का सम फाइंड आउट करेगा। फॉर एग्जांपल इंट ऐड इज इक्वल टू 10 प्लस 10। ऑपरेटर क्या करेगा, 10 और 10 का सम फाइंड आउट करके ऐड वेरिएबल में स्टोर करवा। नेक्स्ट फोर्थ ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर सब्ट्रैक्ट्स राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड। जहां भी सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज होगा ये राइट ऑपरेंड वाली वैल्यू को माइनस कर देगा लेफ्ट ऑपरेंड में से। फॉर एग्जांपल इन डिफरेंस हमारे पास है 20 माइनस 15। अब डिफरेंस में हमारे पास मेमोरी ब्लॉक में 20 माइनस 15 स्टोर नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर जो होगा वो स्टोर होगा, क्योंकि हमारे इंट डिफरेंस वेरिएबल में, डिफ वेरिएबल में हमारे पास वैल्यू स्टोर हो जाएगी 5। 5 हमारे पास ऑपरेटर है मॉडुलस ऑपरेटर। नॉर्मली मैथ्स में हम मॉडुलस ऑपरेटर नहीं यूज करते, हमारे पास कोडिंग में ये ऑपरेटर बहुत ज्यादा यूज होता है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर को हम परसेंटेज के साइन से शो करवाते हैं, लेकिन ये परसेंटेज का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। मॉडुलस ऑपरेटर परफॉर्म डिवीजन ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड बाय द राइट ऑपरेंड। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड की वैल्यू को डिवाइड कर देता है राइट ऑपरेंड से एंड रिटर्न्स द रिमाइंडर वैल्यू आफ्टर डिवीजन। और डिवीजन के बाद क्या करता है, हमें एक रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करता है। मॉडुलस ऑपरेटर वर्क्स ऑन इंटीजर डाटा टाइप। और ये मॉडुलस ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप पर वर्क करता है, मतलब अगर हम फ्लोट डाटा टाइप पर मॉडुलस ऑपरेटर यूज करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इंट रिमेनिंग, इंट मेरी डाटा टाइप है, रिमेनिंग वेरिएबल का नेम है, इज इक्वल टू 14 मॉडुलस 3। अब ये क्या करेगा ऑपरेटर, हमारी राइट वाली वैल्यू से डिवाइड करेगा लेफ्ट वाली वैल्यू को। 14 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 12 होता है, और माइनस करने से रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। तो मॉडुलस लेने से हमारे पास आंसर 2 आएगा और 2 रिमेनिंग वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इस तरह हमारा मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, डिवाइड करके हमें एक रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करता है जो कि हमारे पास स्टोर हो जाती है रिक्वायर्ड वेरिएबल में। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स ऑन द स्क्रीन यूजिंग फॉलो। कंप्यूटर के पेपर में लास्ट क्वेश्चन जो होता है हमारे पास लॉन्ग, वो हमेशा एक प्रोग्राम का आता है जिसमें
फॉर लूप यूज करने के लिए कहा जाता है। एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स को शो करे स्क्रीन पर, लेकिन हम उस नंबर को शो करने के लिए हम डायरेक्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे 1 2 3 प्रिंट करवाने के लिए हम फॉर लूप को यूज करेंगे, और फॉर लूप को यूज करके हमने नेचुरल नंबर्स को शो करवाना है। तो इसी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले हमने हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है, तो हम हैश इंक्लूड डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड कर ली। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा मेन फंक्शन। तो हम मेन फंक्शन लिख लेते हैं, वॉइड मेन। मेन फंक्शन राइट कर लिया। इसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स डालकर हम अपने मेन फंक्शन की बॉडी राइट करेंगे। मैंने मेन फंक्शन की कर्ली ब्रैकेट्स की बॉडी के लिए ब्रैकेट्स मेंशन करती हैं। उसके बाद मैं अपना फॉर लूप टाइप करूंगी। फॉर लूप के लिए मैं सबसे पहले फॉर का कीवर्ड यूज करूंगी, उसके बाद इसकी ब्रैकेट्स डालूंगी, पैरेंथेसिस डालूंगी, और इस पैरेंथेसिस में मैं इनिशियलाइजेशन के लिए कोई वेरिएबल ले लेंगे हम इंट, और उस वेरिएबल को नेम दे देते हैं आई। वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया, साथ ही हम इसको वैल्यू असाइन करेंगे। जब भी हम फॉर लूप की इनिशियलाइजेशन करते हैं तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद उसमें हमेशा वन वैल्यू स्टोर करवाते हैं मोस्टली केसेस में। अब वन की बजाय इसको जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन करने के बाद हम इस पर कंडीशन लगाएंगे कि हमारी आई की वैल्यू कहाँ तक इंक्रीज करनी चाहिए। हमने 10 नंबर्स को शो करवाना है, तो हमारी जो आई की वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू होगी 10 तक है, या इसकी वैल्यू 10 तक जाए। जैसे ही 10 से ज्यादा होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद हम अगेन सेमीकोलन लगाएंगे। ये हमारे पास फॉर लूप का फर्स्ट पार्ट था इनिशियलाइजेशन, देन हमने कंडीशन दी, और लास्ट पार्ट में हम इसको इंक्रीमेंट ऐड करेंगे कि हमारा आई क्या हो जाए, उसके बाद प्लस प्लस। अब हमने फॉर लूप की बॉडी लिखनी है। फॉर लूप की बॉडी में हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, ये हमारे पास फॉर लूप की ब्रैकेट है, और अगर हमने इसको स्टार्ट किया तो हमने इसको एंड भी करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट में हम अपने लिखेंगे कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम क्या करवाना चाहते हैं, हम वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं। आउटपुट को शो करवाने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन यूज करेंगे। अब प्रिंटफ फंक्शन में हम क्या शो करवाना चाहते हैं, जो आई की वैल्यू होगी। देखिए आई को पहले हमने वैल्यू 1 दी है, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। जब इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो हमने 2 भी प्रिंट करवाना है, तो हम क्या वैल्यू स्टोर प्रिंट करवाएंगे, हम एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाना चाहते हैं, तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर दे देंगे परसेंटेज डी के नाम से। उसके बाद हम सेमीकोलन कोमा लगाएंगे, और हम बताएंगे कि हमने जो इंटीजर वैल्यू है वो कहाँ से कंपाइलर को मिलेगी, वो वैल्यू मिलेगी आई वेरिएबल में से, क्योंकि आई इक्वल होगा 1 के, और नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इसी तरह ये लूप चलता रहेगा। एंड में हम इसके सेमीकोलन लगा देंगे। अभी हमने फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट की थी, तो इसको एंड करने के लिए मैं इसके बाद भी कर्ली ब्रेसिट डाल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी मेन फंक्शन की बॉडी एंड हो रही है, तो उससे पहले मैंने अपने फॉर लूप की बॉडी को भी क्लोज करना है। जब रन होगा तो मेन में हमारे पास सबसे पहले फॉर लूप स्टार्ट होगा। इन आई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, आई की वैल्यू हमारे पास होगी 1। फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी कि आई लेस देन है 10 से, ट्रू हो जाएगी कंडीशन, तो ये इसके पास आएगा, प्रिंटफ के पास हमारे पास कंपाइलर आएगा, और इसमें देखेगा कि कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए जो कि आई है, तो आई हमारे पास प्रिंट हो जाएगा 1 के नाम से स्क्रीन पर। उसके बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू 1 से कट होकर क्या हो जाएगी, आई के में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2। अगेन कंडीशन चेक होगी, क्या आई लेस देन है 10 से, लेस देन और इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इसकी प्रिंटफ वाली फंक्शन वाली स्टेटमेंट रन होगी। तो अब आई में क्या वैल्यू है, 2, तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो है आउटपुट हर एक सेपरेट लाइन में शो हो, तो हम क्या करेंगे, हम इसके बाद स्लैश एन की कमांड भी ऐड कर सकते हैं इन सेमीकोलन से पहले। इससे क्या होगा कि जैसे ही हमारी 1 प्रिंट होगा, तो 1 प्रिंट होने के बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, और 1 से नेक्स्ट लाइन में हमें 2 प्रिंट होता हुआ नजर आएगा। ऐसे अगर हम चाहते हैं कि हमारी आउटपुट नेक्स्ट लाइन में शो हो, तो परसेंटेज डी के बाद हम स्लैश एन लिख देंगे, जिससे हमारी आउटपुट हमें सेपरेट लाइन पे हर नंबर शो होगा। इसी तरह अब अगेन कंट्रोल ऊपर जाएगा और इंक्रीमेंट होगा, और आई की वैल्यू 2 से कट होकर 3 हो जाएगी। और जब 3 हो जाएगी आई की वैल्यू, तो अगेन कंडीशन चेक होगी कि आई लेस देन और इक्वल टू 10 है, यस लेस देन इक्वल टू 10 है, तो अगेन प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट रन होगी, और इसकी आई की वैल्यू 3 हमारे पास नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास 10 तक ये वैल्यूज प्रिंट होती जाएगी आउटपुट में, और जब हमारे पास आउटपुट आई की वैल्यू 11 होगी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और ये हमारा कंट्रोल जो है फॉर लूप की बॉडी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन फॉर लूप की बॉडी के बाद हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा।